हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। अब आप सभी के बीच में बड़ा एग्जाम आ रहा है और बड़े एग्जाम के तौर पर आप सभी लोग देखेंगे कि आरओ एपीएस यूकेपीसीएस से संबंधित आरओ या यूके आरओ आ चुका है उत्तराखंड। वहां से रिलेटेड ये थोड़ी ना बताता है कि केवल यूपी पूछेगा, या प्रश्न ये थोड़ी ना बताते केवल बिहार पूछेगा, या प्रश्न ये थोड़ी ना कहते हैं कि हम ही तुम्हारे यहाँ ठहर कर आएंगे, इससे बाहर हम कहीं नहीं पूछे जाएंगे। तो संविधान से संबंधित जो आज कल आपके बीच में टॉपिक दिए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यहां से संबंधित प्रश्न उभर कर आप सभी लोगों के बीच में आते हैं। अगर आप सभी लोग वास्तव में चाहते हैं कि अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट और अच्छे से क्वेश्चन आंसर कराए जाएं, तो शाम 6 बजे वाली क्लास मेरी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जो लाइव शाम 6 PM पर होती है। हर रोज होती है, बस संडे को छोड़ करके। तो आप देखेंगे संडे में, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको यहां से बेहतरीन लाभ मिल रहा है। ये क्लासें तो आपको रिकॉर्ड करके दी जाती हैं, लेकिन जो लाइव क्लास होती है ना, उसका मजा ही कुछ दूसरा होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप अनुभव करके तो देखें, तब ना दर्द का पता चलेगा। वही चीज कि आप अनुभव तो करें लाइव क्लास में कि आप किस पानी पर हैं, आप कितने गहरे पानी पर हैं, या आप बस यूं ही उथल रहे हैं कि आपकी आधी गगरी, कहते ना अधजल गगरी भरत जाए और छलकत जाए, वो हाल तो नहीं है कि आधी गगरी है और आप छलक रहे हैं। अरे मेरा आरो यारो तो इसी बार क्लियर हो जाएगा, क्या परेशान है। घर वालों को एकदम अंधेरे में रख रहे हैं बार बार कि अरे आरो यारो तो इस बार एकदम क्लियर है। बस मिठाई का डिब्बा आप तैयार रखिएगा और माला फूल बनवा लीजिएगा। मैं आऊंगा तो स्वागत के लिए एकदम तैयार रहिएगा। अरे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीजें आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और मैं बार बार इस क्लास में नहीं, लाइव क्लास हो रिकॉर्ड क्लास हो, मेरा एक ही महत्व रहता है और एक ही टारगेट रहता है कि आपको अच्छा दिया जाए। गलतियां होती हैं, अगर मुझसे गलतियां नहीं हो तो मैं इंसान किस काम की। इसका मतलब अगर मेरे से गलतियां नहीं हो रही, इसका मतलब मैं प्रयास नहीं कर रही हूं, मैं कहीं से रटा रटाए चीज उठाकर ले आ रही हूं। इसका मतलब सिर्फ सीधा सा यही होता है। अगर गलतियां हो रही तो इसका मतलब मैं खुद भी सीख रही हूं, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रही हूं, तो गलतियां तो होंगी ना। क्या आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जो कहे जाते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, पूरा इंडिया उन्हें जानता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, तो क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की होंगी। एकाएक मिसाइल थोड़ी ना बनाकर बस तैयार कर दिए थे। जैसे आपका चंद्रयान 2 किसी कारणों की वजह से, किसी कारण, है ना, पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो जरा सा फेल हो गया, पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, जरा सा फेल हो गया था। तो क्या आपका चंद्रयान 3 नहीं आता। अरे चंद्रयान 3 आया भी और मैंने झंडा गाड़ा भी और लहराया भी वहां पर, जो आज तक पूरा विश्व नहीं कर पाया। हम दक्षिणी ध्रुव पर गए भी, जो कोई नहीं कर सकता वो फिर हम करके दिखाते हैं। तो वही क्लास है अपनी भी। जब सब जगह से आप पेट भर आना, तब आप मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगी। सभी लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना बताऊंगा या मैं पढ़ना बताऊंगी कैसा हो। मैं कहती हूँ मैं आपको सिर्फ छोड़ना बताऊंगी कि छोड़ा क्या जा सकता है। अरे पढ़ने में क्या आप छोड़ेंगे, लेकिन आपको कंटेंट छोड़ा कैसे जाता है। पूरा बुक आप पढ़ नहीं सकते, और अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसे रट नहीं सकते, और अगर आपने गलती से रट भी लिया तो क्या यहीं से एग्जाम में आएगा। जरूरी तो नहीं है ना कि इसी बुक से आएगा जो आपने पढ़ रखी है। एकदम जरूरी नहीं होता है कि आपने इस बुक को पढ़ रखा है और यहीं से एग्जामिनर पूछेगा, ऐसा भी कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, यहां पर बताएंगे। आइए आज हम लोग जीएस बून पर लेकर आए एक बेहतरीन टॉपिक, और जहां से आप केवल लास्ट तक क्लास को देखना और मजा ना आए और आपको लगे ना कि नहीं यार ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, हमारे एग्जाम में आते हैं, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप सबसे फीडबैक की जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फीडबैक जरूर दिया करें।
कुछ भी कमी रहे, कुछ भी गलतियां रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई एतराज नहीं है मुझे। मैं अपनी गलतियां भी स्वीकार करने को तैयार हूं और अपनी अच्छाइयों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आप सभी लोगों के बीच में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जिसमें मात्र और मात्र एक आर्टिकल आता है 368, लेकिन ये आर्टिकल पूरे संविधान में तहलका मचा कर रखता है। एक आर्टिकल, इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग कह देते हो ना, क्या एक व्यक्ति क्या ही क्रांति लाएगा? एक व्यक्ति ही क्रांति ला सकता है। भीड़ में आप खुद को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन इसीलिए कहा जाता है जो भीड़ में अकेला खड़ा होकर अपने आप को साबित करे वही क्रांति लाने के लिए तैयार रहता है, वही क्रांति ला सकता है। हम भी भीड़ में लड़ रहे हैं और किस दिन ये क्रांति आएगी ये तो अब ऊपर वाले के ही हाथ में। आइए तो संविधान संशोधन की बात करेंगे आज हम लोग अपने संविधान में, और ये आर्टिकल नंबर आपका 368 के अंतर्गत है और भाग या पार्ट नंबर 20 के अंतर्गत आता है। मैंने कहा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे। हमारे मूल संविधान में भी, मूल संविधान जो है उसमें भी भाग आपके 22 थे। कितने? 22। और आज भी 22 ही हैं। कितने हैं? 22। लेकिन कभी कभी आपको जो आपके ऑप्शन आते हैं वहां 25 भी बनकर आता है और 22 नहीं रहता है। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 2017 या 18 का, उसमें ये प्रश्न बनकर आया था और वहां था आर्टिकल अभी वर्तमान में भारत में कुल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन था 25, 24, 23, 27। तो 25 फिर आप मारेंगे, ठीक है ना। और ऐसे तो आपके आज भी 22 ही माने जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें का, खा, गा जो जोड़े गए अलग से उनको गिना गया है। 9 का, 9 खा और फिर उसके बाद 14 का जोड़ा गया था। आइए तो आज हम लोग भाग 20 की बात करने वाले हैं और आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत की चर्चा करेंगे और आपका टॉपिक है संविधान संशोधन। क्या हमारे मूल संविधान संशोधन में इसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? आइए बातचीत करते हैं। कहा गया कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया गया हो, बनाया जाए या बनाया गया हो, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। जैसे आपने अपने हाई स्कूल, इंटर में आपने अपना एम बनाया था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। जब आपने इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन करने की एज पर आए, आपने कहा, दुनिया से सुना कि बड़ा हार्ड पेपर आता, आपने कहा मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा। अब आप ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर लिए तो आपने कहा पीसीएस भी प्री मेंस इंटरव्यू प्रक्रिया होती है, मैं आरओ बनूंगा, रिव्यू ऑफिसर बनूंगा, आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनकर तैयार होऊंगा। आपने समय समय पर या आपके समय, काल एवं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? बदलाव किया के अनुसार क्या हुआ? संशोधन करना ही पड़ता। आप अपनी सोच पर करते, नहीं करेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे आज के माता पिता, अगर जिन घरों में आज के माता पिता भी रूढ़वादी हैं, वहां के घर के बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। अगर वो पैंट शर्ट ले रहे हैं, लड़कियां हैं टी शर्ट पहन ले रही हैं, तो उन्हें समस्या हो रही है, उन्हें कोच रहे हैं। यहां तक कि आप सभी लोगों को पता है कि एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया था, ठीक है ना, और उसे, आप सभी लोगों को पता है, कहानियां ये छुपी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रूढ़िवादिता में जी रहा था कि ये, इसे पीरियड, उसने ये तय ही नहीं किया कि इसको भी कुछ आ सकता है, इसकी एक एज होती है लड़कियों की, लेकिन उसने कहा नहीं, ये गलत कार्य करके आई है और उसको क्या कर दिया? निपटा दिया गया। तो ये रूढ़िवादी लोग ही कर सकते हैं। आपको समय समय पर अपनी थिंकिंग, अपने विचार, अपनी सोच, अपने आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और पेरेंट्स को आपके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। आपको भी नहीं कि आप बड़े मॉडल जमाने पर जी रहे हैं, कि आधुनिक जमाने पर जी रहे हैं, तो मैं जो चाहूं मेरे पिता, मेरी माता आकर गले मुझे लगा लें, नहीं कर पाएंगी। उन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाएंगे। आपके पिताश्री कभी किसी को गले लगाए क्या? एक बार गर्ल्स को या लड़कियों को या बच्चियों को लगा सकते,
कभी भी लड़कों को नहीं लगाए, है ना। क्या वो पराये होते हैं क्या? लेकिन नहीं लगा पाते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। क्या लड़के अच्छे नहीं? अरे सबसे अच्छे वही होते हैं आप सभी के बीच में ना, आप सभी लोग देखते हैं। आइए, तो कहा गया समय समय संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान कहा गया नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। मतलब भारतीय संविधान जो हमारा है ये आपका नम्य भी है और आपका मतलब कहेंगे सरल भी है और कठोर भी है। दोनों चीजें हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं, ठीक है। मिश्रण है, इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? संशोधन का प्रावधान किया गया है। कहा गया भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत, भाग 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप देखेंगे अनुच्छेद 368 में संसद को, पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट लाइन है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझ लो, एक होता है आपका साधारण द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण मतलब बिल्कुल आम। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। एक होता है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो 3 प्रकार के संशोधन दिए गए हैं भारतीय संविधान में। 3 प्रकार के संशोधन प्रक्रियाएं हैं, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों याद करके आप रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अब संसद जो है हमारा, जो हमारा पार्लियामेंट है, इसके कितने अंग होते हैं? तो आप कहेंगे 3 अंग होते हैं। एक तो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा आपका राज्यसभा होता है और तीसरा आपका लोकसभा होता है। प्रेसिडेंट, इसे उच्च सदन और इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसी को जनता सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जनता सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि किसी भी सदन, अगर मैं अंग की बात करूंगी तो प्रेसिडेंट आएंगे, अगर मैं सदन की बात करूंगी तो क्या आएंगे? 2 सदन आएंगे। सिर्फ कितने? तो आप कहेंगे 2 सदन की बात की जाएगी। तो कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आपके जब अलग से लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे तो वहां पर उनकी बात करेंगे। कहा गया संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कैसा? अगर आपका विशेष बहुमत है, कहा गया है आपका संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया संसद में, कहां पर? पार्लियामेंट में। कहा गया राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा जैसे जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, आर्टिकल नंबर आपके 279 का संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान। कहा गया संविधान संशोधन की संसद की शक्तियां और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सापुष्टि आवश्यक है। कितनी बड़ी ये लाइन एक है, एक लाइन है। तो कहा गया अगर आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है एवं उनकी प्रक्रियाओं की बात कही गई है, ये सब कैसे? साधारण बहुमत से लेकर किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत से भी किए जा सकते हैं। संसद में राज्यों प्रतिनिधित्व और संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। जैसे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची आती है, ठीक है ना, उनकी बात कही गई है। जैसे आपके माल और जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान जो आपके आर्टिकल नंबर
279 के अंतर्गत दिए गए हैं। और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार तो कहां पर कहा गया है? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कौन करता है? संसद करेगी ना। किसके माध्यम से? आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आती हैं सारी बातें। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा जितना मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपका, कहा गया है संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदन के साधारण बहुमत से, ठीक है ना, कैप्चर कर लीजिएगा आप थोड़ा सा ना, शायद कलर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, फिर भी आप समझने का प्रयास करना। कहा गया संविधान के अनेक उपबंध में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, और कहा गया उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उनका समापन आदि शामिल हैं। क्या हुआ? समझ में आई कि बात की नहीं? आपके विधान परिषद तक की बात कही गई है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, कहा गया आपके सीमाओं का परिवर्तन, नाम में विधान परिषदों का सृजन एवं समापन आदि शामिल हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। ये लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोचेंगे कि हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बताई जा रही है। जैसे आपका नए राज्यों का निर्माण करना हो, नए राज्यों की सीमा परिवर्तन करनी हो, या नए राज्यों का सृजन करना हो, या विधान परिषदों का सृजन करना हो, या समापन करना हो, तो क्या आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत ये बातें आएंगी क्या? आएंगी क्या? ये पूछा जा रहा है। नहीं आएंगी। आएंगी क्या? अरे नहीं आएंगी रे बाबा, आएंगी नहीं आएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपका, कहा गया भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन। अब प्रथम संशोधन आपका निकल कर आता है कब? 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 1951 में। आपका आर्टिकल नंबर 31 का और आर्टिकल नंबर 31 खा, आर्टिकल नंबर 31 का और आर्टिकल नंबर 31 खा तथा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी नवी अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी? मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में यही अनुसूचियां आपकी 12 हैं। अलग से ये बाद में संशोधन करके जोड़ी गई। आइए एक एक करके बात करते हैं। कहा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, या इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान का नाम दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और कहा गया उसके बाद संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किए गए, या यूं कहें कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी। क्या की गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब आपके प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी जी थे, ठीक है। क्योंकि ये लोग दल के निर्वाचित, मतलब चुने जाने के बाद या निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद दल बदल कर लिया करते थे, तो ऐसे में तो इंसान को गुस्सा आता है ना, घाटा हो जाता है। प्रावधान किए गए। कहा गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 में जो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है ना। कई बार प्रश्न आपका ये बनकर तैयार हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, और इसको आप याद करके रखिएगा। क्या करके रखिएगा? तो याद करके आप इसे रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने पहला संविधान संशोधन देखा
कि कब हुआ था, तो 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आपने देखा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो दल बदल विरोध को रोका गया है, जोड़ा गया। दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया 1985 में। फिर आपने देखा 1988 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारी मतदाता की आयु थी, या आयु आप वोट देने की जो आयु थी, उसको हमने क्या किया, 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। कहा गया 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का में 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष से, कहा गया 6 से 14 वर्ष, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे आपके आर्टिकल नंबर 45 में पहुंच जाएंगे डीपीएसपी में। लेकिन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया। मतलब आपके आर्टिकल नंबर 21 का में आपके तो आर्टिकल नंबर 21 का कहां पर आएगा, 21 का, या इसी को 21A भी लिख देते हैं कहीं पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कि कंफ्यूज हो जाओ या कंफ्यूजन ले लो। ठीक है ना, तो कहा गया है, तो आप कहेंगे ये आपके मूल संविधान के अंतर्गत आएगा। कहां पर, अरे मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल संविधान ही निकल रहा, मूल अधिकार के अंतर्गत। मूल अधिकार आपके कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार आपके भाग 3 में और आर्टिकल या अनुच्छेद आप कहेंगे 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है। अगर आपको 21 का इसी में जोड़ा गया, तो इसका मतलब कि अगर आप 6 से 14 वर्ष से कम, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चे हैं, बालक हैं या बालिका हैं, और आपको शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का आपका खुद का अधिकार है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रि परिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, कितना, 15% तक की, और राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं हो सकते हैं, निर्धारित की गई। कितनी, राज्यों में 12 से कम नहीं हो सकती, है सीधी सीधी बात कही गई, क्योंकि आपके दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे आपके केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से कम है, 12 ही है, इसलिए ये बात जोड़ी गई है। ठीक है ना, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा आपके लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित 15% और विधानसभा में, कहां पर, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 15% ही होगी। कितनी, 15% संख्या के कहा गया है। ठीक है ना, 15% ना में किंतु निर्धारित की गई। इंपॉर्टेंट है ये आपका संविधान संशोधन, जितने भी यहाँ संविधान संशोधन बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है 69 ना 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दिल्ली को हमारी राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, उसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। किसके, 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जितने यहाँ पर संविधान संशोधन मैं आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ, वो आपके लिए रामबाण साबित होते हैं एग्जाम हाल में। ठीक है ना, आगे कहा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 2011 द्वारा सहकारी समितियां, कौन सी, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आपकी जो सहकारी समितियां हैं उनको क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। क्या इससे भी लेटेस्ट, हाँ बहुत लेटेस्ट है। आइए देखते हैं। कहा गया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के क्रियान्वयन से संबंधित है। कौन सा, तो आप कहेंगे 100वां संविधान संशोधन पूछा जाए
तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है ना। आगे आता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो जीएसटी कन्यादान से कन्यादान जो आपका कन्यादान से संबंधित 101 रुपए देते ना, तो जीएसटी आपका क्या है, तो आपका गुड्स सर्विस टैक्स है जो आपका क्या है 101वें संविधान संशोधन से संबंधित 2016 का है। आगे बढ़ते, इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा है क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए। कहा गया है 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, किसके लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जाना जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हमारे ओबीसी या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और 103वां संविधान संशोधन कहा गया अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियां तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। तो ये नहीं कहेंगे कि सामान्य श्रेणी वाले कि हमें छूट नहीं दी गई है ना, गलती से भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको छूट दी गई है भाई। 104वें संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा आपको 10%, जिसे आप लोग आर्थिक, जैसे कहा गया है यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों या शिक्षा में 10% छूट देने से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये निकल करके आता है, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद आपका 334 या 334 में कहा गया संशोधन कर अनुसूचित जातियों, जो आपकी अनुसूचित जातियां एससी और एसटी की बात कही गई है। एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष आगे, मतलब संविधान के प्रारंभ से अब 80 वर्ष, अभी तक 70 था, अब 80 वर्ष तक बढ़ाया गया है। जबकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को संविधान अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जो एंग्लो इंडियन के समुदाय के लोग या सदस्य मनोनयन होते थे, जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों को लिया जाता था, है ना, जहां जैसी व्यवस्था होती थी उस तरह से, तो आप देखेंगे अब इनकी व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे अनेक लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और संविधान सभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के बाद अब इसको क्या निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो लोकसभा में आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा मनोनयन किए जाते थे आपके एंग्लो इंडियन को, और आपके विधानसभा में, जैसे आपको बता रहे हैं, विधानसभा में आर्टिकल नंबर 333 के माध्यम से आते थे। अब इनको हमने क्या कर दिया, निष्क्रिय या निष्प्रभावी कर दिया। अब हमने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया और हम अपनी स्वतंत्रता से लेकर 70 वर्षों तक लगातार किए हैं ऐसा। अब इसके बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई है, अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई और केवल एससी और एसटी से संबंधित आगे प्रावधान किए गए आपके कहा, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। आपसे ये भी पूछा जाता है एससी आयोग किस आर्टिकल में है और एसटी आयोग किस आर्टिकल के, तो आर्टिकल आपको याद रखना है 338 में है और ये आपका 338 ए के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों जो आयोग बने किस आपके संविधान संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ते। कहा गया 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के लिए अधिकार को बहाल किया गया। संविधान की कहा गया आधारभूत संरचना के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद केस जो है केरल वाला 1973 में किया गया, ठीक है।
तो यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपसे इस प्रश्न से पहले इस स्लाइड से पहले मैंने एक प्रश्न किया था कि आप सभी लोग बताएं कि एससी और एसटी आयोग अलग अलग किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुए थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और 105वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 द्वारा पारित हुआ, तो राज्यों में संघ क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सूची जो स्वयं के उद्देश्यों के लिए वो तैयार की जा सकते हैं, तैयार कर सकने के लिए अधिकार को बहाल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यहां तक याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये थी आपकी थ्योरी। अब आप अपने आप को आंकें आप कितने पानी में। कहा गया कथन एक कहता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और दूसरा कहा गया संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। जल्दी से बताएं नीचे दिए गए कूट से सही व्याख्या कौन सी होगी। क्या ऑप्शन नंबर 1 तथा आर दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आर ए तथा दोनों सही है, किंतु व्याख्या सही नहीं है। आर ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, बट आर सही है। तो क्या सही हो सकता है? तो अनुच्छेद जो 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। और कहा गया संसद भारत की जनता द्वारा उच्च विधायी, तो बिल्कुल, तो दोनों बातें यहां पर सही हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है। कहा गया निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो साधारण बहुमत, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोगों के बीच में क्या आएगा। तो आप कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। आपके क्या हो सकते हैं? अलग अलग सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मैंने ये लाइन आपको पढ़ाई है, और जो मैं थ्योरी दे रही हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 360 में, आर्टिकल नंबर 356 में, या आर्टिकल नंबर 352 में, या आर्टिकल नंबर 368 में। तो आप कहेंगे आपके भाग 20 में और आर्टिकल या अनुच्छेद आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे 368 के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है। ठीक है ना? इन सब में तो वित्तीय विधेयक है ना, और राष्ट्रपति विधेयक है या राष्ट्रपति शासन है, ठीक है ना, और राष्ट्रीय विधेयक है या राष्ट्रीय आपातकाल है, इस तरह से संबंधित। आगे कहा गया है, ये क्या हो गया? चलिए, कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो प्रक्रिया कहां पर दी गई है? आर्टिकल नंबर 348 में, 358 में, 378 में, या आपके 368 में। तो आप कहां जाएंगे? तो अब संशोधन की प्रक्रिया तो आपकी 368 के अंतर्गत ही दी गई है। अगला है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, किसी भी सदन के अंदर, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, सदन के किसी भी एक सदन में। जल्दी से बताएं क्या सही उत्तर होगा। आप बताएं सदन के किसी भी एक सदन में की जा सकती। इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे बढ़ते हैं। क्या यह भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? बताएं भाई क्या होगा। तो या तो आप लोकसभा में लाएंगे, केवल लोकसभा में, ये तो गलत बात है ना, और केवल राज्यसभा में, ये भी गलत, और सर्वोच्च न्यायालय में हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर आएंगे? बताएं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत है? जल्दी से आप सभी लोग, ये जो आपको होमवर्क बीच में दिए जाते हैं, तो आप सभी लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे या तो लोकसभा में लाएंगे या तो राज्यसभा में लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, आइए विचार करते हैं। कहां से है? भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम या उपक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा, ठीक है, पहला, राज्यसभा द्वारा,
राज्य विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उक्त कथनों में से सही है? तो कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, क्या सही होने वाला है? राष्ट्रपति द्वारा, यहां तक है ना, राष्ट्रपति द्वारा। तो अब आप बताएं क्या सही होगा। तो अगर संशोधन लाने का उपक्रमण किया जाएगा तो या तो हम लोकसभा में करेंगे, देखो प्रश्न कैसे घुमा रहा है, या तो हम राज्यसभा में करेंगे। अरे क्यों हम विधानमंडल जाएंगे और क्यों हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे? हाँ, तो 1 और 2 सही है, मतलब 1 और 2, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना, जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। बताएं, 3 ऑप्शन है, केवल एक बात सही है, बी ए बी दोनों सही है, ए सी सही है, ए बी सी तीनों बातें सही हैं। बताएं कौन सी बात सही होगी। और कहा गया दिए गए कूट से कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। जल्दी से बताएं क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए उत्तरों के ना। तो अगर जैसे कहा गया है कि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राज्य विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर भी सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन पारित नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, तीनों ऑप्शन आपके एकदम ऑथेंटिक तरीके से सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो पहला कहा गया है, पहला है कि संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए, तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए और चौथा है नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए। अब सही उत्तर आप सभी लोग चुन कर बताएं क्या सही होगा, जल्दी से चुन कर बताएं क्या यहाँ पर सही है। तो हमने कहा पहला जो कहा गया संविधान में संघीय प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। और तीसरा हम कह रहे हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए जाएंगे। और चौथा कहा गया नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन क्यों करेंगे, आधे राज्यों से, देखो आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। अरे तो ये तो आपके साधारण विधेयक से भी हो जाता है, तो आधे राज्यों की क्या जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से कहा गया स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। 24 कहा गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 23वां या 42वां या 24वां। जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पहले इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना कि ये कह क्या रहा है, बस ये मत समझना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया संविधान संशोधन करने के विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। बताएं भाई किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया था, ऐसा आप सभी लोग चयन कर सकते हैं इसका। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी से बताएं कौन सा होगा। तो आप कहेंगे 24वां संविधान संशोधन, कौन सा 24वां, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में, कब 1971 में ये प्रावधान किया गया था कि आपके आर्टिकल नंबर 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन को वीटो कर सकने की शक्ति जो राष्ट्रपति की छीन लिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है, कहा गया भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था या अमेंडमेंट बिल कब पारित किया गया था जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी।
किससे संबंधित थी? तो आप कहेंगे भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1950 में, 1951 में लाए थे। कब लाए थे? 1951 में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, है ना? कहा गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, कहा गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हम आपका 104वां संविधान संशोधन लेकर आए थे 2019 में। कब? 2019 के अंतर्गत। कब आया था? तो आप कहेंगे 2019 के अंतर्गत आया था। लेकिन जो आपके 1951 में प्रथम संविधान संशोधन आया था, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो भूमि सुधार से संबंधित आया था। किसे? भूमि संबंधी सुधारों से, संरक्षण से संबंधित आया था। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करें अंतः स्थापित किया गया। 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें या 18वें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। और ऐसे प्रश्न आप सभी लोग भी जानते हैं कि बहुत रेयर केस में आपके कराए जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1963 में। कब? 1963 में आया था आपका 15वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपके क्या किया गया? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि अंतः स्थापित आर्टिकल 124(2)(1) के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध कर सके। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न था ना, थोड़ा सा ये मैं सेट नहीं कर पाई ना, जो सेट करना था वो मैं सेट नहीं कर पाई। इसमें पूछा गया 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कार्य हुए, और 18वें से क्या हुए, 39वें से क्या हुए, और 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कार्य हुए। बहुत से इसमें प्रश्न बनेंगे आपके, और मैं बहुत ज्यादा लेकर नहीं आई क्योंकि क्लासें बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इस वजह से आप लोग नहीं देखना पसंद करते। तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होगा? तो आप कहेंगे नागालैंड राज्य को, कहां चला गया? नागालैंड राज्य से संबंधित था। और 18वें संविधान संशोधन से तो राज्य के पुनर्परिभाषित कहां गया? राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। और 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना? और 52वें संविधान संशोधन से तो सबको पता है दल बदल होगा। क्या होगा? दल बदल होगा। तो ये बातें आप याद रखें। 13वें से आपके नागालैंड राज्य से संबंधित है। 18वां आपका क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 18वां आपके राज्य के पुनर्परिभाषित किया गया, राज्यों को पुनर्परिभाषित किया गया। और 39वां आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और आपके प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां आप सभी लोग जानते हैं किससे? दल बदल से संबंध। शायद ये लास्ट प्रश्न था। अच्छा, और है, कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 39वें संविधान, 40वें, 42वें या 44वें? जल्दी से बताएं किसमें दिया गया था। जल्दी से बताओ भाई, समय नहीं है। आप सभी लोग बड़ा समय लेते हैं भाई। यहाँ जल्दी से आप सभी लोग बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकार दिया गया। तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में। कब? 1978 के द्वारा। बड़ी लंबी कहानी है इसकी ना, फिर कभी बताएंगे, है ना? तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपके संविधान संशोधन से संबंधित है, और ऐसी क्लास आपके लिए बड़ी बेनिफिट देने वाली है। तो फटाफट सेशन को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, है ना? आज का यहीं तक था। ठीक है ना? तो लिखते हैं आपके लिए थैंक यू कि आप यहाँ तक बने रहें। और आप सभी लोग अगर देखना चाहते हैं तो फिर
पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। आपके लिए वास्तव में क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे बेनिफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। तो फटाफट सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और ये आप है ना, आप सभी लोग हैं, आप नहीं है भाई, हम ही है। क्या है? हम है, हमारे बाल उलझे रहते हैं ना। तो सेशन को आप सभी लोग लेकिन शेयर कर दें। और थैंक यू यहाँ तक की क्लास को देखने के लिए। और सारी पूरी क्लास आप देखेंगे, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।